प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के 5 जिलों के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यूपी के 80,000 राशन दुकानदारों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और सरकारी अनाज की दुकानों से गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वाराणसी, कुशीनगर, झांसी, सुल्तानपुर और सहारनपुर के लाभार्थियों से बातचीत की और लाभार्थियों से पूछा कि क्या उन्हें केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक महिला से वर्चुअल संवाद भी किया। जी नमस्ते। नमस्ते सर मंत्री जी। बदामी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पहला काम सर जी मंत्री जी नरेगा के। हाँ। परिवार में 2 प्राणी हम सब है, 3 बच्चे है। आपका घर कैसे चलता है? कमाई के साधन क्या है? कमाई के दाम मंत्री जी यह चल रहा है नरेगा का। हाँ। मजदूरी में। अच्छा बदामी जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ। वो परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिल रहा है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है और इससे परिवार चल रहा है, उनके देनी है मंत्री जी। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्हें योगी और कर्मयोगी दोनों बताया। साथ ही योगी सरकार के कामों की सराहना करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पर भी राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब राजनीतिक विरोध मात्र के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया, झूठ प्रचारित किया गया, लेकिन यूपी की समझदार जनता ने हर भ्रम, हर झूठ को नकार दिया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन के 1 साल पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किया और जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के काम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लिया। सीएम राम जन्मभूमि परिसर से वासुदेव घाट पहुंचे, जहां पर पीएम गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। जय श्री राम, जय श्री। दरअसल आज अयोध्या से अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को फ्री में राशन दिया गया। आज अयोध्या में 400 लाभार्थियों को फ्री राशन मिला, जिसमें 20 लोगों को खुद सीएम योगी ने राशन बांटा। साथ ही नई अयोध्या का किस तरह से निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
और बड़ी खबर आगरा से है। बेसिक शिक्षा विभाग ने आगरा जिले के परिषदीय स्कूलों के करीब 10,000 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया पत्र और इसमें लिखा कि जिले में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का जुलाई माह का वेतन कोरोना वैक्सीन लगने के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा। वित्त एवं लेखाधिकारी से हुई वार्ता के क्रम में ये आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आगरा से है और वैक्सीनेशन को लेकर अब जो सख्ती है वो शुरू हो गई है। परिषदीय स्कूलों के 10,000 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाने पर ही वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आगरा में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और जो परिषदीय स्कूल के लगभग 10,000 शिक्षक हैं उन्हें वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए वेतन रोका गया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने के बाद ही उनका वेतन जारी किया जाएगा। तो बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है और सीधे तौर से आदेश दिए गए हैं कि जुलाई महीने का वेतन रोक दिया जाए इन लोगों का, और जब वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र ये लोग देंगे तभी इनका वेतन जारी किया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक्शन आगरा में लिया गया है। परिषदीय स्कूलों के 10,000 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। जिला परिषदीय स्कूल के शिक्षकों का वेतन होल्ड किया गया है। संख्या इनकी 10,000 है लगभग। और बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, ये जो कार्रवाई है ये केवल शिक्षा विभाग में ही हो रही है या फिर और भी विभाग है वहां पर भी इस तरीके के एक्शन होंगे? देखिए, शासन स्तर से ये तय कर दिया गया है कि सरकारी जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन करवाना। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी परिषदीय स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनमें से 10,000 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी जो बीईओ हैं, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनको पत्र भी जारी कर दिया गया है। और सहायक शिक्षक और शिक्षणेतर टीचर और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनका जुलाई माह का वेतन तभी दिया जाएगा कि जब वो अपना प्रमाण पत्र वैक्सीनेशन का दिखा देंगे। और ये जो सारी बातें हुई हैं, ये पूरा जो वित्त एवं लेखाधिकारी से जो कंसल्ट करके ये सारा फैसला लिया गया है। कुल मिला के इस समय उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन अभियान चला रही है और उसी क्रम में कहीं ना कहीं शिक्षकों के भलाई के लिए ही ये आदेश जारी किया गया। थोड़ी देर से तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप बीएसए कार्यालय में जमा करा दें। शुक्रिया नितिन, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव आज से समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में सपा हेडक्वार्टर से अखिलेश यादव ने साइकिल पर सवारी की और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी साइकिलें चल पड़ी। इस दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को नाकाम बताते हुए नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के दौरान आज कई जिलों में पार्टी के बड़े नेता खुद सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की पहली तस्वीर कन्नौज में डिंपल यादव थी, उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई। वहीं बात करें बरेली की तो नरेश उत्तम पटेल थे। अरविंद सिंह गोप ने साइकिल चलाई बाराबंकी में। आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रमाकांत यादव और अक्षय यादव फिरोजाबाद में थे। तो सभी जगहों पर साइकिल यात्रा का आगाज हो गया है और एक तरीके से आप कहिए तो चुनावी मिशन समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर से शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा से पहले आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए 2017 के भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अब जब चुनाव आ चुका है तो भाजपा को गरीबों की याद आ रही है। इसके अलावा अखिलेश ने यूपी के कई क्षेत्रों में नंबर 1 होने के दावों पर भी सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा है। कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1। कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1। झूठ बोलने में नंबर 1। और आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी आई। हम आपको कन्नौज की तस्वीर भी दिखाएंगे, अमरोहा की तस्वीर दिखाएंगे। अमरोहा में जहां पर सपा की साइकिल यात्रा के दौरान एक कार्यकर्ता ने भीड़ के बीच स्टंटबाजी शुरू कर दी, आप देखिए। और दूसरी तस्वीर कन्नौज की है, जहां पर एक कार्यकर्ता जमकर डांस किया इस गाने पर कि डिम्पल भाभी चलाएंगी उत्तर प्रदेश और अखिलेश को दिल्ली भेजेंगे। देखिए दो तस्वीरें। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। 7 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे और 8 अगस्त को आगरा जाएंगे। यहां पर वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां से 55 कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे सामान बरामद किए। ये फर्जी कॉल सेंटर बिसरक थाना क्षेत्र सेक्टर टेक जोन 4 में चल रहा था, जहां विदेशों में कॉल को ट्रांसफर करके ठगी हो रही थी। पुलिस के मुताबिक इस कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा था। ये गिरोह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से अभियान चला रही बसपा ने आज सीतापुर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों को दलित और ब्राह्मण वोटरों का समीकरण समझाया। ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि सपा को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा विरोधी बताया। सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि सपा और भाजपा दोनों की सरकारों में यूपी में दंगे होते रहते हैं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना, जो पार्टी पहले ही से खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं है जिस पार्टी का, उन्हीं के लोग पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, तो हम पार्टी का नाम क्यों लेकर के अपना वक्त बर्बाद करें। ये किसने कह दिया था कि दलितों की सरकार है? ये सर्व समाज की सरकार रही है। 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पार्टी का नारा, और दलितों के साथ में सर्व समाज की सरकार थी। वही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अन्न महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर उन्होंने हमला बोला। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, उस समय किसी व्यक्ति को भूखे पेट न सोना पड़े, इसके लिए एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना चलाई थी कि सरकार जरूरतमंद लोगों के साथ में खड़ी है। ये सरकार ने सिद्ध किया और अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारक थे, उनको
प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। कल उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसके कुल 5,91,305 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें 2,64,294 पुरुष और 3,27,011 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के कुल 1,476 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, एक बड़ी चुनौती तो है ही, भले ही मामले कम हैं, लेकिन कैसे परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा बड़े स्तर पर, जब तीसरी लहर की आहट है और कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है? अवधेश, देखिए, अगर हम कहें तो ये शायद कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा है जो आयोजित होने जा रही है, कोई प्रवेश परीक्षा। पिछले 1.25 साल में जब से हम देख रहे हैं कोरोना के मामले बढ़ रहे, इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 6 लाख के करीब अभ्यर्थी हो नहीं हुई है। और ये बीएड की परीक्षा भी इससे पहले कई बार टालनी भी पड़ी थी सिर्फ कोरोना के चलते, लेकिन अब जबकि केस कम हुए हैं, परीक्षा केंद्रों की देखिए इसीलिए संख्या बढ़ाई गई, जिससे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रहे, किसी एक परीक्षा केंद्र की तरफ भीड़ बहुत ज्यादा ना रहे। लेकिन देखना ये होगा कि इसके बाद भी कल जब परीक्षा होगी तो उस समय क्या माहौल बनता है, क्या नजारा रहता है, क्योंकि 5,91,305 अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा के लिए पंजीकृत है पूरे प्रदेश में। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ी संख्या होगी अभ्यर्थियों की, करीब यहाँ पर 32,500 अभ्यर्थी होगा लखनऊ में, जिसके लिए 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा का पालन होगा और इसीलिए अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले बुलाया गया है। मतलब अमूमन अगर हम देखें तो कोई परीक्षा इस तरह की होती है तो अभ्यर्थियों को लगभग आधा घंटा पहले बुलाया जाता है, लेकिन 1 घंटा पहले बुलाने का मकसद यही है कि जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करी जा सके, देखा जा सके, एक-एक की जांच हो सके कि किसी में कोई समस्या तो नहीं है, सर्दी, जुकाम, बुखार या कोविड जैसे लक्षण उनमें तो नहीं है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे का समय दिया। बिल्कुल, ये तमाम चीजें ध्यान में रखी जाएंगी और अभ्यर्थी जो है उनको भी ख्याल रखना होगा। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।